नमस्कार। मैं सायन पथनी आज स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन यानी कि SGSH पब्लिकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ जो महानुभाव हैं, जो विदुषी हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसका नाम है अर्चनांजलि। और जनरली अगर देखा जाए तो वो नेचुरोपैथी से बिलोंग करती हैं, साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी हुई हैं। और समय समय पर सामाजिक हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हो, वह अपने विभिन्न पटलों द्वारा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को, अपने वक्तव्यों को विभिन्न माध्यमों द्वारा जनमानस तक पहुंचाते रहती हैं। तो मैं आज स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अर्चना श्रेया मैम का, जिनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है हमारे पब्लिकेशन के द्वारा, जिसका नाम है अर्चनांजलि। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार जी मैम। मैम, सबसे पहले तो जी आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के सहयोग से ही मेरी अर्चनांजलि छपी है, तो मैं सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अर्चनांजलि शीर्षक, इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, अर्चना का मतलब होता है एक पूजा का मतलब सभी समझते हैं। पूजा करते हैं अपन, भगवान की पूजा करते हैं, उसी को पूजा कहते हैं। तो वो जब हम अर्चना का पूजा का विस्तृत रूप है अर्चना। जब हम धूप दीप लेकर के पूजा करते हैं, विभिन्न माध्यमों से पुष्प लेते हैं और भी चीजों को सामग्री से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो कहलाती है अर्चना। तो अर्चना है, तो मैंने अपने नाम के ही आधार पे इसे अर्चनांजलि बनाया है, जो सभी को, देशवासियों को, सबको समर्पित। ये मेरे खास करके मैंने अपने मम्मी पापा को, कृष्ण भगवान को समर्पित करते हुए, मेरे मम्मी पापा 11 तारीख को उनकी बरसी है, दोनों पिछले विगत वर्ष हमारा साथ छोड़ करके जहाँ से चले गए हैं, तो उनको समर्पित किया है। और इसमें मैंने आभार अपने बेटे का किया है। मेरा बेटा, जो मैं लिखती हूँ तो उसमें मेरा जब से लिखने लगे, मतलब लिखती तो मैं 9th क्लास से हूँ। मेरा बेटा जब होश संभाला, बड़ा हुआ, जब मैं कवि गोष्ठी में उसको लेके जाती थी तो वो मेरी रचनाओं में, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी पढ़ती है, रचना पढ़ती है करके, तो मेरे साथ कविता भी करता था और वो बोलता था कि लिखो करके। पहले मैंने सबसे पहले मेरी किताब छपी थी, माँ कह कहानी, तो वो भारत मंत्रालय से छपी थी किताब, तो दिल्ली से छपी थी वो वाली किताब। उसमें 10 कहानी थी और मेरा बेटा 10 साल का था और उसी ने कहा था कि मम्मी आप लिखो और दो करके। तो वो मेरा बेटा हमेशा चाहता है लिखो लिखो। बीच में मेरी थोड़ी सी लेखनी कम हो गई थी, मतलब लिखती तो थी लेकिन मैं पत्रिकाओं में नहीं देती थी। मेरे सारे जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें मेरे सारी में मेरी कहानी, कविता, लेख और मतलब विचार छपते ही रहते थे। मतलब जो समाचार होता था, न्यूज, वो भी मैं छापती थी। मतलब तो जब मेरा बेटा अभी बोला कोरोना काल के कि मम्मी आप लिखो, फिर से लिखो आप जो पहले लिखती थी करके, तो 4 साल तक तो मैं अपने बेटे के लिए लड़की बहू खोजने में बिजी रही, तो नहीं लिख पाई। तो फिर लिखी, तो जब मेरा बेटा रहा तो मैं अपने बेटे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद तो कहना मैंने छोड़ दिया है अपनों को, तो इसलिए मैं धन्यवाद नहीं कहती हूँ, कृतज्ञ व्यक्त करती हूँ बस, और आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं ये मेरी जो किताब है जनमानस के साथ साथ माँ बाप को समर्पित करते हुए सभी के लिए, और मैंने इसको इसलिए अर्चनांजलि नाम दिया है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसी मैं अपने माँ बाप की और भगवान की पूजा के रूप में ही समर्पित किया है। इसमें मैंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं को लिया है, कुछ मेरी अर्चना की बातें भी हैं इसमें, और लघु कथाएं हैं जो प्रेरकदायक है, लोगों को प्रेरक करेंगी लघु कथाएं, अद्भुत लघु कथाएं, जिसका मैंने नाम दिया है। और अभी हम कोरोना, मतलब कितनी भयानक त्रासदी रही है सभी लोग जानते हैं, उसको भी शामिल करके मैंने उसकी कविताएं लिखी। पहले मेरा विचार था कि मैं कोरोना पे ही पूरी एक किताब निकालू करके, वह भयानक मंजर, लेकिन मैं क्योंकि अब कम हो रहा है तो मुझे लगा कि ज्यादा मैं कोरोना लोगों को मतलब विचार ना दो कोरोना करके। लेकिन मेरी इच्छा थी, मेरा बेटा भी चाहता था कि मम्मी कोरोना पे कुछ लिखे, तो मेरी कुछ रचनाएं हैं जो कोरोना पे है, तो वो भी स्टार्टिंग की मेरी रचनाएं कोरोना पे है, अर्चनांजलि पे। उसके बाद फिर मेरी अन्य कविताएं हैं, तो ऐसा है अर्चनांजलि का। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि उन्होंने कुछ लॉकडाउन पर, या हम क्या कह सकते हैं कि कोरोना की महामारी के ऊपर कुछ कविताएं लिखी हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद कुछ उन्होंने जो हमारे ज्वलंत
विषय रहे हुए हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में इसमें एक देख रहा था, और भी इसमें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे लिखी गई हैं। उसके बाद कुछ जन सामान्य के जो मुद्दे होते हैं, जैसे बचपन है या इस तरह के जो कुछ मुद्दे होते हैं, उस पर मैम ने कविताएं लिखी हैं। फिर कुछ लघु कथाएं हैं और उसके बाद कुछ अर्चना की बातें हैं। तो इस तरीके से एक पूरा एक अर्चनांजलि का एक सेट तैयार हुआ और एक बहुत ही खूबसूरत किताब बनी जिसका नाम है अर्चनांजलि। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो आपने करी वो करी कोरोना महामारी पे, जिसमें आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जिसका कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे वायरस है, कोरोना है, कुदरत का कहर, कहर कोरोना, भयानक मंजर, कुछ इस तरीके की कविताएं, और अंत में जो है आपने इसमें एक कविता और लिखी है लॉकडाउन पर गीत। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक काव्य की कल्पना हम कह सकते हैं, या काव्य का अपने शब्दों को पिरोना हम कह सकते हैं, या इसमें कोई आपका जो पर्सनल कोई एक्सपीरियंस रहा हुआ है जिसके थ्रू आपने ये कविताएं लिखी? कोरोना कोरोना महामारी तो चली रही थी, उसको मैंने वो नाम दिया था कि वह भयानक मंजर। कोरोना पे सब लोगों ने लिखा, और ये कोरोना पे लिखने के लिए मेरे बेटा ने ही प्रेरित किया। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी। और उसने कहा कि मम्मी आप कोरोना पे लिखो और आपकी किताब निकालेंगे कोरोना पे। तो मैंने उसका नाम रखा था, वह भयानक मंजर रखा था, उसका पे निकालूंगी करके। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और ऐसा कुछ हुआ कि शायद भगवान की ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि मैं नहीं निकाल पाई वो बुक मेरी, यानी उसमें कोरोना पे मैं कविताएं नहीं लिख पाई। मेरे बेटा ने कहा था कि मम्मी आप कम से कम 50 कविताएं लिखो कोरोना पे, तो मैं समय पे नहीं लिख पाई। फिर जब मेरी मुलाकात हुई दिव्या के पब्लिकेशन से, जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि चलो अब मैं अपनी बुक पब्लिश करवाती हूँ करके। तो मेरे पास जितनी रचनाएं थी कविता की, तो मैं अपने बेटे से बात की कि मैं अपनी बुक पब्लिश कराना चाहती हूँ, करवा रही हूँ, तो मैं उसमें कोरोना की रचनाएं को दे देती हूँ करके। तो इसलिए मैंने अलग से नहीं करके वो किया, बाकी क्योंकि अब तो कोरोना कम ही हो रहा है ना जी। और मुझे मेरे दिमाग मन मस्तिष्क में आया भी कि अब मैं कोरोना क्यों करूँ लोगों को जी। लेकिन मैंने चूंकि लिख चुकी थी कुछ रचना, उसमें मेरी कुछ और भी रचनाएं हैं जो मैं नहीं छपा पाई। एक मैंने सोनू सूद पे भी लिखा, सोनू सूद पे भी मैंने कुछ रचनाएं लिखी है कोरोना से रिलेटेड, जो मैं उनको भेजना चाहती हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना महामारी में उनका काफी अच्छा हेल्प रहा, सारी दुनिया ने देखा है उनके कामों को। तो ये था, तो मैं अगर बाद में चाहूंगी तो कुछ तो रचनाएं लिखूंगी, लेकिन वो मैं पॉजिटिव, और मैं कोरोना को पॉजिटिव वे पर पे मेरी रचनाएं, ऐसा नहीं है, मैंने पॉजिटिव वे पर ही लिखा सारा रचना। और आगे भी मेरी जो कुछ बची है रचनाएं, कुछ लिख करके उसमें मैं नकारात्मक भाव नहीं देना चाहती हूँ कि लोग कोरोना में क्या हुआ करके। तो वो इसलिए मैंने वो कोरोना पे लिखा है, तो वो मिक्स हो गई मैंने मेरी रचना अर्चनांजलि में, इसीलिए मैंने उसका नाम अर्चनांजलि रखा है जी। मैम, अर्चनांजलि का मतलब ही संयुक्त रूप से जी जी। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी हमें जैसे युद्ध का सामना करना पड़ जाता है, कभी ऐसे ही कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कुरीतियों से हम झेल रहा होता है, ये समाज जो है हमारा, ये जो देश है हमारा, कभी कुछ कुरीतियों से झेल रहा होता है। तो ऐसे समय में विभिन्न वर्गों में हमने देखा, जैसे कि सैनिक जो है वो युद्ध के समय हमारी मदद करते हैं, चिकित्सा का क्षेत्र जो है हमारा पूरा कोरोना की महामारी के दौरान लगा रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब में एक जो कॉमन व्यक्ति है, जो एक आम आदमी है, और उस आम आदमी में भी जो एक कवि है या एक जो साहित्यकार है, वो किस तरीके से इन देश काल परिस्थितियों में एक हम कह सकते हैं कि जो जागरण है वो फैला सकता है, या किस तरीके से वो किसी के अंदर की जो आत्मा है उसके अंदर से किस प्रकार से वो उसमें उत्साह का संचार कर सकता है? अभी जैसे कोरोना काल हुआ तो जो कवि तो थे, कोरोना काल में क्या है कि बाहर आना जाना बंद हो गया, हम सिर्फ ये मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहे, ऑनलाइन हम जुड़े रहे लोगों से। तो ऑनलाइन की स्थिति में क्या हुआ कि लोग क्या करें, कुछ तो कर नहीं सकते थे, जो जॉब करते हो तो कर रहे थे, और घर में ही क्या जॉब करने के लिए बाहर आने जाने में भी समय निकलता था। तो वो सब लोगों ने, अब कुछ लोगों का तो टोटल जॉब भी बंद था जी। सिर्फ आईटी सेक्टर करके मेरे ख्याल से कुछ जॉब बंद था। तो लोगों ने अपने विचारों को लिखना स्टार्ट किया, जो कवि नहीं थे वो भी कवि बन गए, और लिखते लिखते वो भी बहुत अच्छे कवि बन गए। तो जो कवि थे वो तो अपने विचार को साझा किए ही, और कवि तो लिखता ही है, और कुछ ऐसे कवि हैं जो समसामयिक ही लिखते हैं। तो कोरोना काल पे भी उन लोगों ने अपनी रचनाएं, अच्छी अच्छी रचनाएं दी, और लोगों में जागरण आया, और एक दूसरे के विचारों को जाने, और विचारों को जानने के साथ साथ हम लोगों ने
कोरोना काल में। तो रचनाएं तो छपी ही, रचनाएं तो मिली ही, रचनाएं तो लिखे ही, मतलब बहुत सारे रचनाकारों का जन्म हुआ और बहुत सारे रचनाकारों के जन्म के साथ साथ बहुत सारे पाठक भी जन्म, मतलब पाठक नहीं, हाँ सुधी पाठक भी जन्मे, क्योंकि उनको पढ़ने का तो असर मिला ना, लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे, पढ़ते नहीं थे, तो अच्छी अच्छी रचनाएं उनको मिली, कोरोना की भी मिली और अन्य रचनाएं भी मिली, तो लोगों में थोड़ी एक पढ़ने की एक जिज्ञासा भी जमी। और मेरे ख्याल से जैसा कि काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जैसे भी बहुत लोग का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन भी बने, बहुत सारी किताबें भी छप रही हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना पब्लिकेशन हाउस खोला है और लोगों को अच्छी अच्छी, पहले इतना आसान थोड़ा नहीं था काम छपाना। मैंने भी आज से 20-25 साल पहले प्रेस में किताब छपवाई थी, सेवांजलि, जो मैं लायनेस क्लब में सेवांजलि करके, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। वो लोगों ने भी प्रूफ रीडिंग किया, लेकिन मैं रोज जाती थी प्रेस में। उसके बाद हमने अपनी समाज की किताब निकाली थी अपने हस्बैंड के साथ मिल करके, ये निकाली थी प्रज्ञांजलि निकाली थी, प्रज्ञांजलि, तो उसमें भी हमको काफी मेहनत करना पड़ा था। तो अभी उतना मेहनत नहीं करना पड़ता और हमको काफी समय भी लगा था, मेहनत के साथ साथ समय भी लगा था, तो अब वो समय भी नहीं लगता है, उतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं होती। बस एक चीज है कि प्रूफ रीडिंग अच्छे से होना चाहिए, बस प्रूफ रीडर अच्छा रहना चाहिए, तो रचना तो सही लिख करके भेजते ही है, तो किताब अच्छी बनती है। और मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारी किताबें हाथ में आई है, तो प्रूफ रीडिंग सही नहीं होने की वजह से, मैंने यहीं पर भी देखा है, किताब हाथ में आई है, प्रेस में छपी है, काफी उसमें जैसे कि शक्करकश, उसको उन्होंने षटकोण का सा लिख दिया है, तो आप बताइए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं प्रेस वाले को गोलू करके, उसका फोन नंबर है, वो हमारे समाज के किसी ने अपनी बरसी में, उनके बेटा बहू ने उनकी बरसी में बांटा था किताब को, तो ऐसे लगता है। तो अभी के लोग तो सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग नए जमाने के, और आप सभी लोग बच्चे लोग तो नए जमाने के हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हम भी अवगत नहीं है। मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं होती, बच्चे लोग से पूछ पूछ करके सीखती हूँ, धीरे धीरे सीखती हूँ। और मेरा बेटा बोलता है, मम्मी आप आधुनिक जमाना में हो, तो आपको भी सब चीज आना चाहिए करके। जी बिल्कुल। तो वो मैं कहती हूँ, तो ऐसा है कोरोना काल में, कोरोना काल से हम बहुत त्रासदी भी झेले हैं बहुत, लेकिन हमारे साथ कुछ कुछ बातें साहित्यकार को लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अच्छी बातें हो, कि साहित्यकार बहुत अच्छे से अपने विचारों को साझा कर सका है, और बहुत अच्छे से लोगों में, मतलब साहित्यकार का जन्म भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो साहित्य के क्षेत्र में कोरोना की वजह से जो हम पॉजिटिव देखेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग कोरोना काल ने ही दिया है हमको जी। तो ये है जी, बहुत सुंदर मैम आपके जो विचार हैं। बस मैम मैं कुछ शब्द आप ही के शब्दों से चुराना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे आपने कहा कि नए नए साहित्यकारों का इस कोरोना काल के दौरान जन्म हुआ, मैं इसमें आपसे विचार जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे कुछ होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा भाषा, बोली और साहित्य के जो विभिन्न टूल्स होते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार जनरली हम लेते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जिसे हम प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं असल में। तो ऐसे साहित्यकार एक श्रेणी में अगर हम रख दें और दूसरे उन साहित्यकारों को हम रख दें जो आपदा को अवसर मानकर जिन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया, जो क्या रहते हैं कि मुक्तक शैली में रखते हैं, जिनको ना भाषा का ज्ञान ज़्यादा, ना बोली का ज्ञान, ना रस, छंद, अलंकार का ज्ञान। तो मैम आप इस विषय में आप क्या सोचती हैं? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक जो साहित्यकार है, जो मतलब लिटरेचर पे ही लिखते हैं, ठीक है, साहित्य की विधाओं पे लिखते हैं जी, है ना, बहुत सारे छंद हैं उस पे लिखते हैं। और अभी के लोग हैं ना, एक क्या है, आधुनिक कविता कहलाती है, ठीक है, आधुनिक कविता कहलाती है वो जो छंद मुक्त होती है, उसमें आप अपने बस विचारों को लिखो, आपको जैसे लिखना है, तुक बंदी करके लिख सकते हैं, बगैर तुक के लिख सकते हैं, जैसे भी सामान्य रूप से लिख सकते हैं। अगर वो विचार अच्छा लगता है तो पाठक ना पढ़ना चाहता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे का बार बार मुझे जिक्र करना पड़ रहा है, मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आप एकदम इजी लिखना, मतलब थोड़ा लिटरेचर वाला लिखेंगे ना, तो लिटरेचर वाला लोगों को क्या समझ नहीं आता, इजी। और मेरा बेटा ना अभी के मतलब साहित्यकारों में से, अभी रचनाकारों में से कवि कुमार विश्वास है ना, कुमार विश्वास को आप भी जानते हैं, उससे काफी प्रभावित है। तो वो भी काफी सरलता से लिखते हैं, आपने सुना होगा तो मैं मुझसे बहुत इम्प्रेस है मेरा बेटा। तो बोलता है कि मम्मी अभी के लोगों की ना मतलब सरलता और सुगम चाहते हैं, सरलता और लिटरेचर वाले कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लिटरेचर भी बहुत अच्छा लगता है जो एकदम साहित्य से परिपूर्ण
साहित्य से भरा हुआ हो, साहित्यिक वर्ड जिसमें यूज होता है, तो वो तो है ही, लेकिन बहुत जनमानस नहीं समझ पाता, जिसको जनमानस को जो कान में सुनने में अच्छा लगता है बिल्कुल वही पसंद करता है जनमानस। भले आदि तो ऐसा हो गया है ना कि भले उसका अर्थ कुछ भी निकले, हमको प्रिय लगनी चाहिए। तो जो सरल है ना, तो आज आधुनिक कविता सभी को पसंद आती है। मैं भी आधुनिक कविता ही ज्यादा लिखना चाहती हूँ, लिखती हूँ, मैं आधुनिक की कविता ज्यादा लिखती हूँ। एक अभी का कुछ वर्ष पूर्व ही मतलब एक नई विधा चालू हुई है जिसको शायली छंद बोलते हैं। हाइकू भी बहुत सरल है, शायली छंद भी बहुत इजी है, महाराष्ट्र से ही निकला, अभी कुछ समय पहले ही निकला है, तो वो भी सरल रखता है। उसमें भी अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर के आप इजीली बना लो और बहुत जल्दी उसकी रचना होती है। और मैं भी आंसू कवि हूँ, तुरंत की तुरंत रचना लिख लेती हूँ। तो जो भी आप टॉपिक देंगे या जो भी सब्जेक्ट देंगे तो तुरंत लिखती हूँ रचना। तो ऐसा है, तो उसमें दो टाइप के हमारे पाठक हैं, जैसा आपने पूछा ना, तो दोनों टाइप के पाठक हैं, लेकिन सरलता आज की हर किसी की डिमांड है। सरल सुनने और मतलब जो कर्ण प्रिय हो, जो अच्छा हो, अच्छा लगता है। तो आधुनिक कविता मेरे ख्याल से ज्यादा चलती है, और छंद वंद वाली कविता तो चलती है, वो तो है ही ना अपने पास, वो तो शुरू से है हमारे पास, है ना। हिंदी साहित्य ही हमारे पास पढ़ा हुआ है, एक जैसे इंग्लिश लिटरेचर है वैसे हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में सारे गद्य पद्य आते हैं, अपनी अपनी वो जो पूरा उसके लिमिटेशन के आधार पे लिखना पड़ता है उनको, कि इतनी संख्या रहनी चाहिए, इतनी मात्रा रहनी चाहिए, इतना वो रहना चाहिए, है ना। तो उतना सभी लोग को जानकारी नहीं है, हर कोई हिंदी साहित्य का स्टूडेंट नहीं है, और हर कोई को हिंदी साहित्य की जानकारी नहीं। लेकिन जो बिना तुकबंदी है, बिना छंद रहित है, छंद रहित हर कोई पढ़ लेता है और इजी समझ भी लेता है, और समझने के लिए भी टाइम नहीं है। आपको याद होगा, जैसे हिंदी आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी हूँ, तो हिंदी में हमको कितना समझाया जाता था ना कि ये कविता है, इससे लिया गया है, ये है, ऐसा करके जो समझाते हैं ना, वैसी वाली बात हमको नहीं होती। तो अभी हम जो कविता पढ़ते हैं, जो हमको इजी लगा, अच्छा लगता है, जो हमको पढ़े और हमको एकदम समझ में आ जाए और इजी लगा, तो ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में भी, गाने में भी, सुनने में। तो ऐसा है, वो दोनों ही चलते हैं, दोनों मेरे ख्याल से 50-50% है। पहले क्या आधुनिक कविता उतनी नहीं चलती थी, लोग जो मतलब पाठक नहीं थे पहले, पाठक थे, लेकिन पाठक की डिमांड रहती थी कि वो लिटरेचर पढ़ना चाहता था, अच्छी अच्छी रचनाओं को पढ़ना चाहता था। अभी कभी भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सरल है, सरलता से, सुमधुरता से पढ़ने समझने में हमको आसानी होता है, ऐसे है। जी बिल्कुल, शब्द वही जो सरल हों और शब्द वही जो सुंदर हों। आज के आधुनिक दौर में अगर हम किसी भी साहित्य की बात करें तो इन दो चीज़ों का हमें प्रमुख तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। मैम, फिर से मैं आपके कुछ शब्दों को चुराना चाहूँगा। जैसा आपने अलग अलग विधाओं की बात करी साहित्य में, तो हम जानते हैं कि साहित्य में गद्य की विधा है, नाटक की विधा है, काव्य की विधा है, और भी इसमें बहुत सारे निबंध लेखन की एक विधा होती है, व्यंग्यात्मक एक विधा होती है। तो मैम, आपने भी अपनी जो पुस्तक है उसमें दो विधाओं का समावेश किया हुआ है, एक लघु कथा आपकी है और दूसरा आपका जो है काव्य के ऊपर है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप इन दोनों में से किसको मतलब प्रमुखता प्रदान करती हैं, या आपको किस में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो, मैं शुरू से दोनों लिखती हूँ, और मैं उसके साथ साथ आर्टिकल भी, मेरे मतलब इसमें 3 विधा है, बोलिए, मेरी आर्टिकल भी है, जो लास्ट में जो शेर बातें हैं आर्टिकल के रूप में ही है। और तो मैं दोनों को बराबर ही देखती हूँ, कविता भी लिख लेती हूँ, कहानी भी लिख लेती हूँ, और मुझे लेकिन जैसे लघु कथा मुझे पसंद है, और मैं जैसे मेरे को कहीं भी कहानी पढ़ने मिलती है तो मैं जरूर पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है, कहानी भी अच्छा लगता है। और कविता मैं ज्यादा आधुनिक कविता ही पसंद करती हूँ, आपको बताती हूँ, मतलब मैं छंद रहित कविता ही मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि हमें कैसा लिखना चाहिए करके, हमें आता नहीं है, किसी ने हमारी कविताओं की गलती निकाल दिया, ये तो मैं उनको एकदम समझा देती हूँ। किसी की आपको अगर समझ में आप नहीं पूछ सकते हैं, और अभी नेट में हर चीज दिया रहता है, अगर आपको सुनना है तो किसी ने किसी की कविताएं, एक दो लोग जरूर पूछते हैं मेरे से कि हम क्या करें, हमारी कविता की आपको 3 मिनट निकाल रहे हैं, ऐसा है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप आधुनिक कविता लिखो, या जो इजी है उसको लिखो, या तो फिर आप अच्छी से किसी से सीखने की आवश्यकता, आप मोबाइल में ही देखिए और सीखिए और लिखिए करके। और समय नहीं है तो समय का भाव में आधुनिक कविता, तो मेरे जैसा आपने पूछा कि कहानी कविता, तो मुझे दोनों बराबर ही है, कहानी कविता और लेख। और मेरी जब उसमें न्यूज़पेपर में जब मैं देती थी, मेरी तीनों बराबर आती थी, मैं तीनों को साथ साथ लेके चलती हूँ, अलग नहीं करती।
लोगों को। जी जी, बहुत सुंदर मैम। जब मैंने आपकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, जब मेरे पास आपकी मैन्युस्क्रिप्ट आई, तो मैं धीरे धीरे नीचे की ओर को बढ़ता गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपने माताजी और पिताजी को पुस्तक समर्पित करी है। उसके बाद आपने आभार प्रकट किया है। उसके बाद जब मैं धन्यवाद ज्ञापन पे देखता था तो एक नाम जो है वहाँ पे आया, श्री निर्दोष जैन लक्ष्य जी करके। और ये नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है, क्योंकि मैंने सर का इंटरव्यू लिया हुआ था। तो सर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी हमारे ही पब्लिकेशन के द्वारा। तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ, हालांकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं उसमें पढ़ सकूँ कि सर ने क्या लिखा है आपके विषय में, बट ये नाम और ये नाम से संबंध। हाँ, जब मैंने दिव्या के पब्लिकेशन से जब मेरी मुलाकात, मुझे दिव्या पब्लिकेशन आलोक रंजन के हैं, आप जानते हैं आलोक रंजन को, उनकी भी किताब छपी, तो उन्हीं के माध्यम से पता चला। तो फिर मैंने दिव्या से बात की। फिर मैंने दिव्या से जब बात की ना, तो निर्दोष जैन लक्ष्य है ना, उनकी मुलाकात भी मेरे से, वो बड़े हैं, मतलब वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनकी मुलाकात मेरा ऐसे ऑनलाइन ही साहित्य के क्षेत्र से ही हुआ। जब मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई थी, उसमें मैं लोगों को मैं सम्मान पत्र दे रही थी। संगठन करके ये सारे लोगों को हम साहित्यकार के अलावा विभिन्न क्षेत्र के लोगों को दे रहे थे, तो उसमें उनका भी नाम आया। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मेरा सम्मान पत्र नहीं मिला, तो मैंने उनको मिला। फिर उन्होंने पूछा आप क्या करती है, तो मैंने बताया मेरा एक क्लब है अंतर्राष्ट्रीय शेयर क्लब करके। तो उन्होंने कहा कि मुझे जोड़िए करके, तो उनसे पहचान और उनसे मतलब फ्रेंडशिप। तो भैया मुझे अपनी छोटी बहन मानने लगे। फिर उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी रचना छपे, उनकी किताब छपे। तो मैं ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आती हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा क्लब चलाती हूँ, काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो भैया मेरे से बात करते रहते थे, कुछ पूछते पाछते रहते थे। तो मुझे लगा कि चलो मैं भैया का किताब छपवाती हूँ करके। तो वो जो उनकी किताब है ना, प्यारा हिंदुस्तान, वो मैंने ही छपवाया, तो संपादक भी मैंने किया। और भैया मेरे से काफी खुश रहते हैं। मेरा मतलब जो मैं एक किताब छापना चाहता था, उनकी दूसरी किताब भी आ रही है। जी बिल्कुल। अभी आओ प्यार करें, जी आओ प्यार करें कि आपको भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा जल्दी शीघ्र ही। और हमारे आइए श्रेयांजलि करके, और एक और हमारी सांझा संकलन अभी हम और छपाने वाले हैं, उसमें भी हम 12 रचनाकारों को लेकर के छपाएंगे। उसका नाम लक्ष्य श्रेयांजलि। तो मेरा नाम श्रेयांजलि भी मेरे नाम से है, मेरा साहित्यिक नाम श्रेया है, डॉक्टर लिखती हूँ। तो वो श्रेयान, तो वो भैया मेरे मतलब मेरे सगे भाई जैसे, मतलब मैं तो घर में बड़ी हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। तो वो भैया, मुझे लगता नहीं कि वो कोई अलग है करके, मुझे लगता है कि वो मेरे सगे बड़े भाई हैं। और वो भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं। उनकी 3-4 किताब छप गई ना, आगे भी हमारी छपती रहेंगी किताबें। ये जो पब्लिकेशन है, आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा हर पल मतलब बना रहेगा ये साथ हमेशा। तो हमारी किताब, तो मैं ऐसा हुआ, उनसे परिचय हुआ और उन्होंने मेरी भूमिका लिखी है, मैंने उनकी भूमिका लिखी है। और हम दोनों एक दूसरे के सहारा से, हम लोग एक दूसरे के सहयोग से हम काम करते रहते हैं। और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, और लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा है कि हमारी हमने जो संकलन भी छापा है, तो अभी तो आई नहीं है वो श्रेयांजलि, आ जाएगी अभी तो। लेकिन जो देखे हैं उसमें जो रचनाएं हैं वो लोगों को काफी अच्छी लग रही है। और प्यारा हिंदुस्तान का नाम भी हम लोगों ने मिल करके चुना है। अर्चनांजलि, श्रेयांजलि भी, अर्चनांजलि तो खैर मैंने किया, श्रेयांजलि नाम हम दोनों ने मिल करके ही बनाया, नाम चुना है, और ये नाम रखेंगे करके। तो ऐसा है भैया और मेरा सहयोग, जो मेरे बड़े भाई ही है मेरे वो। और मैं उनका सहयोग करती हूँ, और उनके सहयोग से मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे सहयोग से वो आगे बढ़ते हैं, ऐसा है। जी, आवश्यक नहीं कि इस धरती पे जितने भी आए वो रक्त संबंध से जुड़े रहें। कभी कभी कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं और जिसमें हमारा साहित्य जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रेरक है, जो हमें इस तरीके के संबंधियों से मिलाता है, और ये वास्तव में एक बहुत खूबसूरत रिश्ते का निर्माण करते हैं। तो साहित्य वास्तव में जो है एक प्रखर रूप से एक सूर्य के समान अलौकिक प्रतिभा दिखाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप ये पब्लिकेशन से मुलाकात हुई, और किस तरीके से आपका जो पब्लिकेशन के साथ काम करने का अनुभव रहा। जैसे उन्होंने बताया कि आलोक रंजन किसी ग्रुप में जुड़े हुए, उन्होंने मुझे भेजा था, मतलब आलोक रंजन से ही मैंने बात की थी पहले। तो वो बताया कि बहुत अच्छा है करके, आप बात करके देखिए, आपको जो भी करना है करके। तो फिर मैं दिव्या से बात की, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बच्चे को उसे बेटे बोलकर ही की बात करती हूँ, चाहे वो कैसे ही फिर मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो भी जैसे एज के हिसाब से करती हूँ। सब लोग मुझे दीदी बोलते हैं, और हालांकि मैं उनकी आंटी
परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ, तो शुरू से दीदी बोलते, चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे, मुझसे बड़े लोग भी मुझे दीदी बोल के बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिव्या से बात की, फिर हरमिंदर से बात की, दिव्या ने बताया हरमिंदर से बात करना है, हरमिंदर से भी बातचीत हुई, दिव्या से भी बातचीत हुई। मतलब मेरे को दिव्या और हरमिंदर, आप लोगों से, जैसे अभी आपसे भी परिचय हुआ है मेरा, और एक दिव्यांशु है शायद जी, हाँ, तो वो मतलब अपने आप ऐसा कुछ मतलब लगाव सा है। मेरी जो साझा संकलन है ना, 25 साझा संकलन आ चुकी है अभी तक के, वो लोग मेरे खुद रचनाएं ले लेके छापे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं, अभी मेरी जो शेयर क्लब है ना, उसकी मैं एक और आरके पब्लिकेशन से छपवा रही हूँ। आरके पब्लिकेशन से भी बहुत सारे मुझे नाम याद नहीं है, कि मेरी 25 किताब आ चुकी है, उसमें मैंने एक भी रुपया नहीं लगाया है। तो अभी मैं जो अपनी ग्रुप के लिए छाप रही हूँ, तो वो भावना, और भी एक पब्लिकेशन वाले, नाम थोड़े कठिन तो याद है, ज्योति करके है, वो भी उसको भी मैं अपनी बेटी मानती हूँ। भावना से भी मेरा बहुत अच्छा आरके पब्लिकेशन वाली, तो उसको भी मेरी बेटी जैसी है। लेकिन मैं मतलब दिव्या, मतलब ये पब्लिकेशन से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि ये मेरा ही है करके। और मैं तो उसमें सहयोग भी छपाऊंगी, सोची हूँ कि सहयोग, एक किताब में देखा था कि जो दूसरी क्लब की संस्था से था, तो मैं भी उसमें लिखना चाहती हूँ कि मतलब सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय शेयर, जो मेरी किताब छापूंगी ना, मतलब साझा संकलन, उसमें जो संस्था के लिए जो छापूंगी, अभी तो मैं रचनाकार लोगों के लिए छप रही है किताब, जो हमने करके छापा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पब्लिकेशन में अपनी किताब पब्लिश करा के, मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये सिर्फ तारीफ करने की बात, मुझे खुद मन से एहसास होता है, और मुझे अच्छा लगता है। जब मैं दिव्या का खोलती हूँ, तो दिव्या का नाम देखती हूँ, हरमिंदर से तो ज्यादा बात नहीं करती हूँ, तो दिव्या भी व्यस्त रहती, तो मैं दिव्या से ज्यादा बात तो नहीं कर पाती हूँ, मैं वॉइस मैसेज करती हूँ या कुछ मैसेज करती हूँ मेरे, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि उससे बात करूँ, वो बिजी रहती है, कॉलेज में उसके एग्जाम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रहता है, तो ज्यादा नहीं करती हूँ, वॉइस मैसेज ही भेजती हूँ। तो मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस होता है कि मैं अच्छे पब्लिकेशन से मेरी किताबों का मतलब पब्लिश हो रही है, अच्छी पब्लिकेशन के माध्यम से, और मुझे अपने से ही लोग लगते हैं। मतलब मैं दूसरा कोई अजनबी है, या फिर ये दूर का जो भाव रहता है ना, कि ये तो सिर्फ पब्लिकेशन वाला, इससे हमारा उतने ही वैसा नहीं लगता मेरे को। मतलब मेरा आत्मीय रिश्ता है इस पब्लिकेशन। जी मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपका अपनी शुभकामनाओं के लिए, और इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई के लिए भी, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो प्रबुद्ध वर्ग हैं और इस तरीके के साहित्यकार हैं, इनसे हम विभिन्न तरीकों से जुड़ते हैं, और उसके बाद एक परिवार का निर्माण होता है। और जैसा कि हमारे पब्लिकेशन का एक उद्देश्य रहा हुआ है कि स्प्रेड गुडनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, कि हम चारों ओर मुस्कुराहट फैलाएं, उसका संचार करें, तो इस तरीके से जब आप जैसे बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। और अंततः मैम, मैं यही कहना चाहूँगा, और अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, कि आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है अर्चनांजलि, इसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर देखें, और आपके विचारों को जानें। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, हालांकि मैंने भी अभी इसमें से कुछ कविताओं को ही पढ़ पाया हूँ मैं, और मैं बिल्कुल इसमें से, मैं उम्मीद है मेरी कि मैं इन पूरी पुस्तकों, इस पुस्तक के जितने भी संकलन हैं, इन सबको मैं पढ़ पाऊँगा। तो मैम, एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ आपकी इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए, जिसका नाम है अर्चनांजलि। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। जी मैम।